मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में र की मात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। र को किस तरह से उपयोग करते हैं, र की जो मात्रा है कौन से अक्षरों पर किस तरह से उपयोग होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी लिए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी जो नेक्स्ट लेसन है वो है संयुक्ताक्षर अथवा संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो संयुक्त अक्षर मतलब क्या है अथवा संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि दो व्यंजन मिलकर वहाँ पर एक नया अक्षर बन जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्ष, क हलंत, क के नीचे हलंत लगने पर वो सिर्फ आधा क लेना है, हमें क करके बोलना है। क जमा श, तो कुल क्या बन गया? क्ष बन गया। तो क्ष अक्षर कैसे मिलता है? क और श मिलने से एक क्ष बन जाता है। तो क्ष से शुरू होने वाले कोई अथवा श रहने वाला एक शब्द बोलने गए तो जैसे कि अक्षर, वो एक अक्षर, एक श रहने वाला एक शब्द है। उसी तरह त्र कैसे बनता है? त हलंत जमा र, त और र मिलने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों? त्र मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द बने हैं, वो है नक्षत्र, जब त्र का प्रोनाउंस उसमें आता है। उसके बाद में है ज्ञा, जैसे कि ज प्लस ज्ञ मिलने पर वहाँ पर ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञान से ज्ञान, ज्ञानी, ऐसे कुछ शब्द बन जाता है। उसके बाद में श्र, देखिए यहाँ पर श प्लस र, श्र प्रोनाउंस कैसे है? श्र, तो वो क्या बन गया? वहाँ से एक शब्द बनाने गए तो श्रवण करके एक शब्द बनाते हैं। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि क्ष में जैसे कि रक्षक, क्षत्रिय, कक्षा, ये सब क्ष शब्द का उदाहरण है। उसके बाद में त्र, जैसे कि पत्र, त्रिशूल, नेत्र, इन सब शब्दों का जब लिखते वक्त हमको त्र, ये संयुक्ताक्षर का प्रयोग हमें करना पड़ता है। जैसे कि ज्ञ पे यज्ञ, विज्ञान, ज्ञान, वो सब क्या है? ज्ञ अक्षर का प्रयोग है। उसके बाद में श्रवण कुमार, श्रमिक, परिश्रम, इन सब शब्दों में देखिए आप श्र शब्द को, श्र अक्षर को आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द है, मैं सिर्फ उस शब्दों को पढ़ के जाऊँगी, उसके उपरांत मैं आपको कुछ वीडियो की सहायता से मैं आपको संयुक्त अक्षर कैसे बनता है करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उसके पहले एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक को खोल लीजिए और मेरे साथ साथ में इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि मक्खा, मक्खा देखिए वहाँ पे ख लगा हुआ है। बाद में है वक्त, सख्त, ग्वाला, सच्चा, ज्यादा, पत्थर, सत्य, पत्ता, पत्ता मीन्स लीफ, पृथ्वी मीन्स फुल वर्ल्ड, चश्मा, चश्मा, अन्न, शब्द, सभ्य। उसके बाद में है बच्चों बिल्ली, रस्सी, देखिए स पे स कैसे लिखा हुआ है। पुष्प, देखिए यहाँ पे श, यहाँ तक का आपको एक ही जैसा व्यंजन मिलता था, अभी देखिए पुष्प, श पे फ लगा हुआ है। बाद में है लट्टू, लट्टा, उसके बाद में लड्डू, विद्या, द्वार, युद्ध, चिन्ह, देखिए ह के नीचे वहाँ पे हलत लगा हुआ है तो आधा ह और न, चिन्ह, ड्रम, ट्रक, त्रास, श्रीमान, इन सब में क्या है बच्चों? देखिए आपको संयुक्ताक्षर नजर आता है। तो बच्चों अभी हम कुछ वीडियो के सहायता से संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं या किस तरह से बनता है करके हम एक बार देख लेते हैं। बच्चों अभी हम जानेंगे संयुक्त अक्षर के बारे में। कुछ वीडियो के सहायता से मैं आपको अभी संयुक्त अक्षर के बारे में दिखाने वाली हूँ, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि हम दो नए प्रकार के अक्षरों को जाने। किसी भी अक्षर के नीचे हलंत, देखिए हलंत को किस तरह लिखते हैं करके बोल के, हलंत की मात्रा लगाने से उस अक्षर का उच्चारण आधा हो जाता है। दो इस प्रकार के आधे उच्चारण वाले अक्षरों को जोड़ने से हमें संयुक्त अक्षर
मिलते हैं। देखिए, दो अक्षरों के मिलने से बनने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। जैसे कि उदाहरण क जमा श, क्ष अक्षर हमें मिलता है, वो बन गया क्षत्रिय। क्षत्रिय अक्षर का और एक उदाहरण कक्षा। जैसे कि त जमा र, त्र तो त्रिभुज, त्रिशूल, ये सब त्र की उदाहरण है। घ हलंत जमा य ज्ञा, देखिए यहाँ पर ज्ञानी। उसके बाद में श जमा र, श्र, देखिए श्रमिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना बच्चों, किस तरह से संयुक्त अक्षर बन गया करके या संयुक्त व्यंजन बन गया करके। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हलंत द्वारा आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। पहला अक्षर क्या होता है बच्चों? हलंत के द्वारा आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। इस कारण यह संयुक्त अक्षरों से भिन्न होते हुए भी भिन्न ध्वनि रखता है। संयुक्त व्यंजन से बने कुछ शब्दों के बारे में अभी हम देखते हैं बच्चों। वो है ब च प्लस छा, छा बच्चा, देखिए कु जमा थ जमा था कुत्ता, ल जमा ट जमा टू लट्टू, देखिए लट्टू किस तरह से बना करके। प जमा त जमा थ जमा र पत्थर, जमा मतलब प्लस है। जैसे कि म जमा च जमा छ जमा र, क्या बन गया? मच्छर। र जमा स जमा सी रस्सी, देखिए आधा स को लेना है। जैसे कि प प्लस त, देखिए आधा थ प्लस था पत्था, हमको आधा थ ही लिखना है। ल प्लस स प्लस सी लस्सी। जैसे कि अ जमा छ जमा छा अच्छा। प जमा या प्याज, देखिए फ जमा याला प्याला। सी जमा ख जमा खा सिक्का। प जमा ट जमा ठा पट्ठा। जैसे कि ह जमा ढ, देखिए ड आधा ड कैसे लिखते हैं? हड्डी, देखिए ल, देखिए आधा ड को किस तरह हलन डाल दिया तो वो पूर्ण की तरीके आधा ड है, लड्डू। उसके बाद में दी ल ली दिल्ली। बी प्लस ल प्लस ली बिल्ली। आपको भी मेरी तरह से पढ़ना है, तभी आपका लेटर्स में कोई गलतियां नहीं होगा। जैसे कि बू ढ ढा बुढ़ा, देखिए कैसे लिखा है। तो ये सब उसका उदाहरण है, आपको पढ़ना है मेरे साथ साथ में, ठीक है। अभी र में थोड़ा बहुत अलग तरीके से संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे कि संयुक्त व्यंजनों की दृष्टि से र की स्थिति व्यंजनों से अलग है। कोई व्यंजन र में जुड़े या र की किसी भी व्यंजन में जुड़े, दोनों ही स्थितियों में इसका लिखित रूप दूसरे व्यंजनों से अलग होता है। र में संयुक्त अक्षर को किस तरह से उपयोग करते हैं या र का कैसे प्रयोग होता है करके। र में से अ निकलने के बाद र होता जाता है। इस रूप को रेफ कहते हैं। इसकी उच्चारण ध्वनि उस अक्षर से पहले होती है जिस पर यह लगता है। देखिए रफ रेफ किस तरह से लिखते हैं करके आपके पिछले लेसन में था इसके बारे में। जैसे स प्लस र प्लस प, देखिए र के नीचे हल्लत है स्पर्श। खा प्लस र प्लस य, देखिए कार्य। सर्प कार्य, र के उच्चारण कैसे आया है। रेफ का प्रयोग पढ़े और समझते हैं अभी। क प्लस र प्लस म कर्म। द प्लस र प्लस म धर्म, देखिए र सिर्फ आधा है, ओके। क प्लस र प्लस च, देखिए खर्च। न प्लस र प्लस म नर्म। कार्य अर्पण। निर्जर वर्षा निर्धन। इन सब में क्या है बच्चों?
र की मात्रा है। आपने अभी देखे होंगे र की मात्रा को किस तरह से उपयोग करते थे, र को कहाँ पर उपयोग होता है, र का इस्तेमाल कैसे होता है और उसका जो क्या बोलते हैं मात्रा है किस तरह से प्रयोग करते हैं करके बोल के। आगे हम देखते हैं अ सहित र के दोनों रूप है। र के देखिए जिस तरह से जो फदेन और लगाते हैं, जो ट पे इसका उपयोग ज्यादा होता है, इस रूप को फदेन कहते हैं। र की उच्चारण ध्वनि उसी अक्षर के साथ होती है जिस अक्षर के साथ यह लगा होता है। जैसे कि क र प्लस म, देखिए कर्म, इसमें आप देख सकते हैं ना ट, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ट प्लस रा प्लस म ट्राम। देखिए ट के साथ र का उच्चारण लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ट आधा अक्षर है तो ट र के साथ मिल जाता है, र पूर्ण अक्षर है तो वो क्या हो गया, वहां पर र की मात्रा किस में लगा हुआ है, ट के नीचे लगा हुआ है। आगे देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे कि क प्लस र प्लस म, देखिए क आधा है, क के नीचे हलंत लगा हुआ है तो क अक्षर आधा है प्लस र, तो र संपूर्ण अक्षर है पर क आधा होने के नाते यहाँ पर क्या हुआ, ख की जो मात्रा है, सॉरी र की जो मात्रा है क की नीचे किस तरह से हमको लिखना है करके आप देख सकते हैं। यह पदेन र केवल ट और ढ के साथ ही लगता है। इस तरह की पदेन देखिए जिस तरह के जो पदेन यहाँ पे दिए हैं वो सिर्फ ट और ढ के नीचे ऐसे लगता है। र के विभिन्न रूप, अभी पदन के इस तरह के अलग अलग रूपों को अभी हम जानते हैं कैसे कैसे लगता है करके। जैसे कि देखिए ग्रंथ, ग्राम, सम्राट, क्रिकेट, फ्रॉक, प्रकाश, ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र, ट के नीचे लगा हुआ है। देखिए आपने देखा ना उसको किस तरह से हम किस कैसे कैसे अक्षरों के साथ में वो लगता है करके बोल के। तो बच्चों यहाँ पर आपने जान लिए है कि यहाँ पर आपने जान लिए कि र की मात्रा किस तरह से संयुक्त अक्षर के साथ में कैसे मिल जाता है करके, इवन संयुक्त अक्षर कैसे बनता है करके आपने इस वीडियो के सहायता से देख लिए होंगे। ये आपको थोड़ा सीखने के लिए जो टेक्स्ट बुक में दिए है उससे भी ये थोड़ा बहुत मददगार है करके मैं सोचती हूँ, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो को दिखा दिया है। दोबारा एक बार इसको देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी हम जानते हैं, अभी हम जाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की तरफ फिर से। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ वो वीडियो आपको बहुत उपयोगदायक होगा, क्योंकि उसमें से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि किस तरह से अक्षरों को लिखते हैं और कैसे हल्लत लगाया जाता है, उन सबको अच्छे से अनुच्छेद करके दिए हैं। उस वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो हमेशा की तरफ हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो लेसन्स है उस लेसन्स को छोड़कर कुछ अन्य जानकारी भी हम प्राप्त करते थे। तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूँ हमारी जो क्रीड़ाओं के बारे में, या हमारे जो खिलाड़ी है जो अच्छे से, जो क्या बोलते हो आप, एक अच्छा प्लेयर्स जो बोल सकते हो, उन प्लेयर के बारे में मैं आज आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने वाली हूँ, जो उनकी वजह से हमारे देश का नाम भी बहुत रोशन हुआ है। उन्होंने इतने अच्छे से खेल खेले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इतने अच्छे से खेल खेले कि उसकी वजह से भारत का नाम बहुत रोशन हुआ है। तो बच्चों आज हमारा जो पहला जो व्यक्ति परिचय है वो है ध्यानचंद। ये एक हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में मैं क्यों बता रही हूँ बच्चों, इनके बारे में मैं आपको एग्जाम में भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि अच्छा हमारी जो नेशनल गेम है, जो हमारी राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, उसकी बहुत और बेहतरीन खिलाड़ी है ध्यानचंद है। तो उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। उनको पद्म भूषण का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो बच्चों आगे हम जानते हैं उनके बारे में। एक भारतीय फील्ड हॉकी प्लेयर थे, एक भारतीय फील्ड हॉकी प्लेयर थे जिन्हें बड़े पैमाने पर हॉकी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता था। बेहतरीन मतलब द बेस्ट प्लेयर करके उन्हें
कहते थे। ध्यानचंद के गोल करने की क्षमता कमाल की थी। गोल करते हैं हॉकी में, उसकी जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा था करके। उनके खेलने के दौरान भारत ने हॉकी में 3 गोल्ड मेडल, देखिए कितना, 3 गोल्ड मेडल पाए थे। कब कब? एक 1928 में और 1932 और 1946 में, सॉरी 36 में ओलंपिक में उन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल को प्राप्त किए थे। हॉकी बॉल के साथ अपने कंट्रोल के लिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर भी कहते थे। वो अभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, हॉकी का जादूगर करके किसे कहते हैं? ध्यानचंद को कहते हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान वे 400 से अधिक गोल कर चुके थे। उन्होंने कितना जोर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, जब गेम खेलने शुरू किए, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, जब इंटरनेशनल गेम के भारत से बाहर भी जाकर जब हॉकी का खेल खेलने लगे, तब उन्होंने करीबन 400 से अधिक गोल कर चुके हैं। नियर अबाउट 400 से ज़्यादा गोल किए हैं उन्होंने। उनका जन्मदिन भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। उनका जो बर्थडे का दिन है, उनका जो जन्म का दिन है 29 अगस्त, उस दिन को पूरी भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के हिसाब से मनाया जाता है। देखिए कितनी बड़ी व्यक्ति है और उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम इतना अच्छा रोशन किए हैं, तो इसीलिए उनको सम्मान करने के कारण क्या करते हैं, भारत में उनके जो जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे करके मनाते हैं। जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के हिसाब से मनाते हैं। तो बच्चों आगे हम चलते हैं, हमारी दूसरी जो खिलाड़ी है। तो हमारी आगे की खिलाड़ी है वो है पीटी उषा, एक एथलेटिक है। तो देखते हैं बच्चों, उनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। एथलेटिक मतलब रेसर है। जैसे कि उनका जन्म 20 मई 1964 में हुआ था। 1964 में कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। पीटी उषा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक है। केरल की पीटी उषा भारतीय एथलेटिक्स से 1979 से जुड़ी रही है। वह भारत के सबसे अच्छे एथलेटिक में शुमार की जाती है। देखिए एक बहुत अच्छी एथलेटिक है, जो रनर है, जो बहुत भारत के लिए बहुत नाम भी कमाए हैं उन्होंने अक्सर क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। उन्हें क्या कहे जाते हैं बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। उन्हें फयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। फयोली उनकी गांव की एक नाम है, जो उनको उस नाम से भी कहे जाते हैं, फयोली एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब क्या है? बहुत फास्ट चलने वाली जो गाड़ी को हम एक्सप्रेस करके कहते हैं ना, वैसे ही। केरल सरकार ने महिलाओं के लिए एक स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत की और उषा का चयन उसकी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने में हुआ। पीटी उषा ने 3 ओलंपिक गेम में हिस्से लिए थे। देखिए उन्होंने कितने गेम में हिस्से, ओलंपिक गेम में हिस्से लिए थे? 3 ओलंपिक गेम में हिस्से लिए थे। उनमें से मास्को में 1980, लॉस एंजलिस में 1984 और लास्ट में क्या है, सियोल में 1988 में उन्होंने ओलंपिक गेम में हिस्से लिए थे। तो 3 बार उन्होंने ओलंपिक गेम में एथलेटिक के हिसाब से उन्होंने हिस्से लेके हमारे भारत की नाम को बहुत शान में बढ़ा दिए थे। तो बच्चों आगे हम चलते हैं हमारे और एक खिलाड़ी की तरफ, वो है हमारी मैरी कॉम। तो आपने देख लिया ना मैरी कॉम को, आप इनका पहचान भी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बाई चांस कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पिक्चर्स उनका जो भाव चित्र पूछ कर मैं पूछ सकती हूँ, उनको पहचानो करके, तो उनको आप पहचानना भी है। इवन उन्होंने कौन सी खेल की खिलाड़ी है करके भी आपको देखना है। जैसे कि मैरी कॉम आप जैसे जानते हो, वो एक बॉक्सिंग चैंपियन है। तो मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में मणिपुर में हुआ था। भारत की वरिष्ठ महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी MC मैरी कॉम ने
वो क्या है, भारत की वरिष्ठ महिला बॉक्सिंग, बहुत फेमस बॉक्सिंग चैंपियन हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2018 को आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 10वें संस्करण में 48 किलोग्राम भार वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिए थे। मतलब उन्होंने 48 किलोग्राम की जो क्या ग्रुप होता है, उस ग्रुप में उन्होंने अपना नाम कमा लिया, मतलब वहां पर वो विन हुए थे करके बोल के। उसके बाद में भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया और वर्ष 2006 में पद्मश्री और 2009 में उन्हें देश की सर्वोच्च खेल सम्मान, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है और देश की सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है। तो मेरी कॉम एक बॉक्सिंग चैंपियन है। तो उन्होंने क्या किया, 48 किलोग्राम की जो ये क्या है ग्रुप है, उस ग्रुप में जो क्या वेटिंग ग्रुप होता है, वेट का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में उन्होंने विनर थी और उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो बच्चों आगे हम चलते हैं हमारे आखिरी खिलाड़ी की तरफ, वो है हमारे कपिल देव। शायद आप लोग पहचानते होंगे, ज़्यादातर ज़्यादातर पहचानते होंगे इनको। एक क्रिकेट की पूर्व कैप्टन थी, क्रिकेट की पूर्व कैप्टन खिलाड़ी है। तो बच्चों उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे हम। वो है, उनका जन्म 6 जनवरी 1956 में हुआ था। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है। एक कौन है, भारत की पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, एक्स एक्स क्रिकेट प्लेयर है ये। भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में उनकी गणना होती है। वे भारतीय क्रिकेट की कैप्टन के पद पर रह चुके हैं, मतलब क्रिकेट टीम की एक कैप्टन थे। हरियाणा तूफान के नाम से जाने जाने वाले इस क्रिकेटर को क्रिकेट पिच पर कभी भी रन आउट होते हुए नहीं देखा गया। देखिए कितना बढ़िया बात है कि उन्हें क्या बुलाया जाते थे, हरियाणा तूफान, मतलब उनकी जो गांव की नाम से उनको बोला, तूफान मतलब बहुत तेजी से रहने वाला चीज़ है, जो हरियाणा तूफान कभी किसी से हारता नहीं है, वैसे नाम से है हरियाणा तूफान करके उनको बुलाते थे। और कभी भी क्रिकेट पिच पर कभी भी रन आउट होते हुए उन्हें नहीं देखा गया। और उनका 1983 में उन्हें क्रिकेट की विश्व कप, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो भारत की क्रिकेट टीम ने कैप्टन थे और उनके नेतृत्व में टीम ने विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त किया था। विश्व कप, वर्ल्ड कप, उन्होंने उनकी जो कैप्टनशिप के अंडर में फर्स्ट टाइम इंडिया ने 1983 में विश्व कप, वर्ल्ड कप को जीते थे। इस महान खिलाड़ी ने भारत में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप लाने का काम किया था। ये महान खिलाड़ी जो, अथवा इनकी जो कप्तान, इनकी जो अंडर जो ये कैप्टन थे क्रिकेट टीम के, उनके अंडर में इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते थे। तो इसीलिए बच्चों आज के जो मैंने इनके जो जितने लोगों को पहचान जो आपको करवाई हूँ, जो क्रिकेटर्स हो या कौन से भी जो खिलाड़ी हो सकते हैं, जैसे कि हॉकी का खिलाड़ी हो गए या बॉक्सिंग के खिलाड़ी हो सकते हैं, मैरी कॉम होगा या जो भी कोई हो सकता है, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई हूँ, जैसे कि पीटी उषा हो सकते हैं, ध्यानचंद हो सकते हैं, उन लोगों ने अपनी मेहनत से देश के नाम को बहुत रोशन किए हैं। तो इन्हीं की वजह से मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दी हूँ और उनके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की जो हमारे खिलाड़ियों के बारे में जो मैंने आपको जान पहचान करवाई हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इसके संबंधित तो कक्षा कार्य मैं आपको PDF के सहायता से भेजने वाली हूँ। धन्यवाद बच्चों।